लास्ट क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे अब तक हम वोल्टेज का जो इक्वेशन लेके चल रहे थे वो था आपका V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ना, और I इज इक्वल्स टू क्या था, I नॉट साइन ओमेगा टी, इतना था, अरे था ना। तो अगर हम लोग इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया है। बताइए, इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी का, तो वो कुछ ऐसा ही ना होगा। इसमें एक काम करिए कि आप इसको मान लीजिए आप वी नॉट और इसको मान लीजिए माइनस वी नॉट। तो बताइए जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि नहीं? अरे बोलो, सीखा था कि नहीं हम लोगों ने? एक्चुअली मैंने आपको इसका ग्राफ सिखाया था, y इज इक्वल टू समथिंग a साइन ओमेगा टी का, ऐसा ही ना बनता है। अरे बोलो, अगर यहाँ थीटा होता ना तो यहाँ आता पाई बाई 2, क्या आता? पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, यहाँ होता पाई का मतलब 180 डिग्री, यहाँ आता 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री। लेकिन चूंकि यहाँ टाइम है तो इसलिए यहाँ आएगा t बाई 4। 90 डिग्री का मतलब होता है 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। बोलिए, यहाँ आएगा t बाई 2, यहाँ आएगा 3t बाई 4 और यहाँ आएगा t। तो ठीक है। और ये जो अपर लिमिट हुआ करता था वो a हुआ करता था, लोअर लिमिट माइनस a हुआ करता था। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? बस a की जगह v नॉट है, y की जगह v है, बाकी सब कुछ तो सेम है। इसका मतलब ये v नॉट रहेगा माइनस v नॉट रहेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये वाली जगह हो जाएगी कितनी बताइए? t बाई 4, ये वाली जगह होगी t बाई 2, ये वाली जगह होगी 3t बाई 4 और ये वाली जगह होगी t। अब इसी में मुझको थोड़ा इस I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का भी ग्राफ बना लेना है। तो ठीक है, इसका लिमिट आई नॉट से माइनस आई नॉट तक जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पर कहीं इस तरीके से ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बताओ ना? आई नॉट मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा माइनस आई नॉट। अब देखो बाबू, इसका ग्राफ भी शकल से बनेगा तो ऐसा ही ना, यानी t बाई 4 पर करंट भी तो मैक्सिमम होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा जीरो जाएगा, माइनस ऐसे करते हुए ऐसे जाएगा, सॉरी मतलब जाके यहाँ इसको टच करेगा। क्लियर है? अरे बोलो, हाँ, t बाई 4 पे करंट भी मैक्सिमम और वोल्टेज भी मैक्सिमम, t बाई 2 पे करंट भी जीरो और वोल्टेज भी जीरो, 3t बाई 4 पे करंट भी मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर एक टाइम पीरियड के बाद देखा जाए तो दोनों जीरो हो रहा है, करंट भी जीरो और वोल्टेज भी जीरो ना। तो कभी अगर क्वांटिटीज के साथ ऐसा हो कि वो एक साथ मैक्सिमम हो, एक साथ जीरो हो, एक साथ मिनिमम हो, तो बोला जाता है कि वो लोग सेम फेज में हैं। फेज वर्ड जो है वो इनके लिए यूज होता है। इस साइन के बगल में जो कुछ भी लिखा रहेगा ना उसी को फेज कहा जाता है। कहीं मान लो लिखा रहे साइन हाथी, क्या लिखा रहे, तो इस हाथी को हम लोग क्या बोलेंगे? फेज बोलेंगे। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका भी फेज ओमेगा टी है, इसका भी फेज ओमेगा टी है, बोलो ना। तो हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में है। बोलिए, तो एक तो हम ये इक्वेशन देख के कह सकते हैं, दूसरा हम ये ग्राफ देख के भी कह सकते हैं कि एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम ना हो रहा है। तो हम ये ग्राफ देख के भी बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम फेज में है ना। लेकिन मैं ये बता रहा था आपको कि जरूरी नहीं होगा कि करंट और वोल्टेज आपको हमेशा सेम फेज में मिले। ऐसा भी हो सकता है करंट मैक्सिमम है और वोल्टेज जीरो है, जीरो मिनिमम, वो भी होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट जीरो है। अरे बोलिए, तो आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ऐसा कैसे होगा सर, वोल्टेज जीरो है या करंट मैक्सिमम है? अरे बोलो ना, चाहे करंट जीरो है अब वोल्टेज मैक्सिमम है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे एसी चैप्टर में ना इस चीज को डेरिवेशन के थ्रू समझाया जाता है। कुछ डेरिवेशंस किए जाएंगे जिसमें हम ये बात समझ जाएंगे कि हाँ, कुछ सिचुएशंस में करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज जीरो होगा। लेकिन बाबू वो चीज आपको फील, वो मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब आएगा, ये प्रूफ तो हो जाएगा।
लेकिन हम महसूस नहीं कर पाएंगे। तो महसूस करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, हम यूज करते हैं डीसी सर्किट, क्योंकि डीसी हमको फील होता है। एसी में करंट इतनी तेजी से अपना डायरेक्शन बदलता है ना, हम सोचते रह जाते हैं कि हो क्या रहा है, अरे बोलो ना। लेकिन डीसी जो है वो तो कांस्टेंट करंट भेजता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है ना। तो आइए हम लोग डीसी सर्किट से माने कांस्टेंट करंट कहना उतना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम डीसी में डायरेक्शनवा तो चेंज नहीं ना होता है, हाँ ये कहना ठीक रहेगा। अब सुनो बाबू, हमने लिया एक कैपेसिटर, क्या लिया, एक रजिस्टर के साथ उसको हमने जोड़ दिया, और रजिस्टर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आप कैपेसिटर तार से ही ना जोड़िएगा, और दुनिया का ऐसा कोई तार नहीं है जिसके पास आर नहीं है। आर का मतलब समझ रहे हो, रेजिस्टेंस। तो ये फ्री में मिल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस तो हर सर्किट में होता है। आप अलग से रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करिए या चाहे मत करिए। अब आप t = 0 की कहानी है, ये का मतलब हुआ अभी अभी आपने स्विच को ऑन किया, बताइए इसमें चार्ज कितना होगा। अब जब चार्ज 0, तो हम जानते हैं v बराबर होता है q/, क्योंकि कैपेसिटर के लिए हमने पढ़ा है q = CV, बोलो ना, q = CV। तो बाबू v = q/c ही ना होगा। तो अगर चार्ज 0 है तो वोल्टेज भी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा। तो मैं कह रहा था कि इसके पूरे वोल्टेज पर कौन कब्जा जमा लेगा, रजिस्टर, क्योंकि इसका तो काम है बट जाना है, आप समझ रहे हैं। तो अब ये तो कुछ वोल्टेज ले ही नहीं रहा है, तो सारा यही ना लेगा। तो बाबू सारा का सारा वोल्टेज जो है रजिस्टर लेके जाएगा। अब रजिस्टर के लिए हमने पढ़ा है v = IR, यानी बाबू I = V/। तो बताओ अभी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सबसे मैक्सिमम है कि नहीं, क्योंकि सर्किट का वोल्टेज है इतना, मान लो ये 10 वोल्ट है, तो इस सर्किट में 10 वोल्ट से अब ज्यादा वोल्टेज थोड़े हो पाएगा। तो जब सर्किट का वोल्टेज 10 वोल्ट, अब पूरे 10 वोल्ट पर इसने कब्जा कर रखा है, यानी अभी इसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे, और बाबू वोल्टेज मैक्सिमम, तो करंट भी अभी इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, मैक्सिमम करंट, आप समझ रहे हैं। तो मैक्सिमम करंट का मतलब हुआ ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अभी मैक्सिमम है, यानी चार्ज अभी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, बोलो जल्दी। तो चार्ज के फ्लो करने का मतलब हुआ कि जैसे करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम पॉजिटिव चार्ज को ही ना मानेंगे इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए, अरे यार, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में किसका फ्लो माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता है। नेगेटिव चार्ज का फ्लो तो करंट के अपोजिट। तो मान लो यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकला, तो यहाँ क्या पैदा हो जाएगा, नेगेटिव, और वो पॉजिटिव आके यहाँ जमा होगा, जिससे ये नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, यानी ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। अरे बोलिए। और एग्जैक्टली ये सेम चीज मैंने आपको कैपेसिटर में भी पढ़ाया है, तो ये तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, है कि नहीं, बोलिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब हुआ t = कब, इनफाइनाइट पे। बाबू जिस समय ये कैपेसिटर अपनी औकात के हिसाब से चार्ज हो, अब इसको चार्ज नहीं होना है। चार्ज नहीं होना है का क्या मतलब हुआ, चार्ज नहीं होना है का मतलब हुआ कि अब इसमें करंट कितना हो गया, नहीं समझ में आया। अरे अब अगर करंट फ्लो कर जाएगा तब तो इसका चार्ज और ना बढ़ जाएगा, जबकि जितना होना था चार्ज हो चुका है। अब करंट फ्लो, तो बाबू अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, क्योंकि करंट 0 तो वोल्टेज भी बहुत बढ़िया, वोल्टेज 0। अब सारा का सारा वोल्टेज कौन लेके जाएगा, कैपेसिटर लेके जाएगा, यानी अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है। नहीं समझ में आया, मैक्सिमम। हाँ, अगर आप 10 वोल्ट मानना चाहते हैं, पूरा 10 वोल्ट अभी इसने कब्जा कर रखा है, क्लियर है। अब आइए हम बात करते हैं फॉर पहले रजिस्टर की बात कर लें। फॉर क्या बताओ, रजिस्टर, फॉर रजिस्टर बताओ, यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम करंट, तो वोल्टेज अगर मैक्सिमम है तो करंट भी तो मैक्सिमम है। नहीं समझ में आया, वोल्टेज 0, तो बताओ करंट 0,
सॉरी वोल्टेज जीरो तो करंट भी। आइए थोड़ा बात करेंगे फॉर क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर वोल्टेज जीरो आ करेंट मैक्सिमम, सर्किट में मैक्सिमम करंट है और जाहिर सी बात है वही करंट इसको चार्ज कर रहा है, तो उस करंट का इफेक्ट इसमें भी तो है। जा क्या करंट को आप इससे बाहर मानिएगा? अरे इसी में तो चार्ज निकल निकल के इसमें जा रहा है, करंट का इफेक्ट इसमें भी है। और करंट अभी कैसा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, लेकिन करंट कैसा है, मैक्सिमम। ये नहीं समझ में आया? वोल्टेज जीरो करंट, थोड़ा यहां बताइए तो वोल्टेज, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, वोल्टेज आ करंट, समझ में आया? अरे बोलो ना। अरे ये तो देखा हुआ सिचुएशन है भाई, पहले देख रखा है हम लोगों ने ये। तो क्या लग रहा है आपको, क्या जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो हमेशा ही करंट मैक्सिमम होता है? नहीं, वो किसके लिए होता है, रेजिस्टर के लिए होता है। वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो, माने दोनों एक साथ मैक्सिमम हुआ, एक साथ जीरो हुआ। लेकिन यहां पर बताइए तो कैपेसिटर केस में बताइए तो वोल्टेज वोल्टेज आ करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, माने एक मैक्सिमम हो रहा है तो दूसरा उस समय जीरो हो जा रहा है। नहीं समझ में आया? और सुनो याद रखना, ये सब देखो मैं डीसी में तुमको बता रहा हूं, एसी में भी प्रूफ होगा ये सब। अरे बोलो ना। लेकिन तुम एक काम करो, कुछ बातें यही से याद करके चलो कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होता है। क्या एक साथ मैक्सिमम हुआ है? सेम फेज में। और याद रखना, जब कभी भी एक मैक्सिमम और दूसरा जीरो हो रहा हो ना, समझ लेना फेज में डिफरेंस पाई बाई 2 का है। जा कितने का है मैं बता रहा हूं कैसे, एक मिनट इधर देखो। मान लीजिए कि अगर मैंने 2 ग्राफ्स ऐसे बनाए हैं, जा हाँ, इस क्लास से खुशी चली गई। अच्छा और भी कोई खुशी है क्या? हाँ ठीक, बाकी सब तो दुखी है ना। तुम दुखी है क्या? कौन बोलना चाह रहा है? हाँ बोलो। रहने दीजिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। ए लड़का रे, तुम काहे अपना नंबर लगा रहा है? का नहीं हुआ, इधर देख लो। और 5 बिना इलेक्शन के सरपंच बनाए ना। अरे 2 ग्राफ मैंने बनाया है और उस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये उजला वाला जीरो है तो पीला वाला, और जब उजला वाला मैक्सिमम हुआ तो पीला वाला, फिर बाबू जब उजला वाला जीरो हुआ तो पीला वाला। अरे तो मैंने नेगेटिव में ही सही, लेकिन मैक्सिमम तो है ना। अरे नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन की बातें हैं। तो क्या आप ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक जिस समय मैक्सिमम हो रहा है दूसरा उस समय जीरो हो रहा है? कहीं पर देखो ना, यहीं पर देखो ना, पी आर का तो उजार का मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पर देखो उजार का तो पी आर का मैक्सिमम नहीं है। तो एक जीरो तो दूसरा उस समय मैक्सिमम है कि नहीं? इस केस में हमेशा याद रखना फेज डिफरेंस कितने का आता है, 90 डिग्री, π/2। अब सवाल है कि कैसे, मैं बताता हूँ। सुनो, मान लो बाबू कि तुम इसका इक्वेशन लिखना चाहते हो। चलो ना, ये उजला वाला को हम करंट मान लें, तो ये है तुम्हारा I0, तो ये हो जाएगा -I0। नहीं समझ में आया? अरे बोलिए ना। हाँ अच्छा, करंट माने कि वोल्टेज माने, ये बताओ। हैं वोल्टेज ना जीरो है, करंट मैक्सिमम है, तो इसी को वोल्टेज है मानो, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो चलेगा। अरे बोल तो दो, क्या बोल दिया जाए इसको, वोल्टेज V0 बोल दिया जाए। तो बताइए पी आर का कौन होगा, बताइए ये कौन होगा? ये तो ये I0 और -I0 नहीं होगा, I0 और
तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि थोड़ा तुम बताओ इसका ग्राफ क्या हो, सॉरी इसका इक्वेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा है ना लिखोगे? नहीं समझ में आया, क्योंकि ये कहां से शुरू हुआ है? यहां से शुरू हुआ है, v नॉट साइन ओमेगा टी होगा। लेकिन जब मैं पूछूंगा पीले वाले का बताइए, तो i बराबर आप क्या लिखिएगा? आई नॉट तो आप लिखिएगा हैं, लेकिन आप कॉस ओमेगा टी लिखना चाहते हैं। रुक जाइए, मैं साइन ही लिखना चाहता हूं। मैं यहां भी क्या लिखना चाहता हूं? साइन ही। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये शुरू होता है तो कहां से होता है? वो कहीं यहां से ना होता। तो जाहिर सी बात है, ग्राफ अगर यहां से शुरू हुआ है का मतलब हुआ वाई एक्सिस को कितना खिसकाया गया है? नहीं समझ में आ रहा है आपको? वाई एक्सिस को कितना खिसकाया गया होगा कि वो बीच में आया होगा? पाई बाई 2 ही ना होता है। अरे बाबू, ग्राफ में ये वाला जो होता है वो पाई बाई 2 ही ना होता है। तो अगर पाई बाई 2 खिसकाया गया है का मतलब हुआ ओमेगा टी में हम क्या जोड़ देंगे? अब जल्दी से बताइए तो वोल्टेज और करंट में कितने का फेज डिफरेंस आ गया? कितने का आ गया? नहीं समझ में आया? तो ये चीज आप याद रखिए कि जब कभी भी एक मैक्सिमम हो रहा होता है और दूसरा ठीक उसी समय फेज डिफरेंस आता है पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 का ना। अब एक बात बताइए, अगर डिफरेंस है पाई बाई 2 का, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। अरे बोलो ना। हाँ, मान लो 2 आदमी चल रहे हैं, 2 मीटर का दोनों में डिफरेंस है, हैं? अरे तो कोई आगे कोई पीछे होगा ना। तो आप इस केस में बताइए कि विच वन इज आगे? करंट इज आगे कि वोल्टेज इज आगे? कौन आगे चल रहा है? तो हम देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे करंट, एक मिनट, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट, रजिस्टर के लिए तो कोई आगे पीछे नहीं है बाबू। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज एक साथ, मैक्सिमम एक साथ, यानी कि प्रूफ हो गया कि रजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होगा, वो लोग सेम फेज में होंगे। किसके लिए? किसके लिए? एक बार फिर से बताओ, किसके लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है? रजिस्टर के लिए। नहीं समझ में आया? हाँ, एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो, ठीक। लेकिन जब कैपेसिटर की बात आई तो पता चला एक जीरो तो दूसरा मैक्सिमम, और दूसरा जीरो तो पहला, तीसरा कहाँ है रे? ओ तुम लोग तीसरा के चक्कर, अरे 2 गो है तो मैंने पहला जीरो तो दूसरा मैक्सिमम, पहला मैक्सिमम तो दूसरा। इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच में अब फेज डिफरेंस 0, तो कुछ तो है। कितना है? पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 कौन आगे चल रहा है? तो हम t इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे। बोलिए ना, t इज इक्वल टू 0 पर वोल्टेज कितना है? करंट मैक्सिमम। कौन आगे चल रहा है? करंट आगे चल रहा है। अभी वोल्टेज शुरू भी नहीं हुआ, करंट अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया। रेस होता है तो फायरिंग होती है, तो आपको नहीं लग रहा है कि अब फायरिंग हुआ तो पता चला कि अब एक वो स्टार्ट कर रहा है तो दूसरा का जो है वहां तक चला गया, तो वो उतना आगे चल रहा है जा। तो आप बताइए कैपेसिटर के केस में कौन आगे चलता है? कौन आगे चलता है? करंट आगे चलता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, कॉस ए कैपेसिटर कॉस ए करंट, कॉस ए कैपेसिटर कॉस ए, यानी कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है जा। ये आगे यूज होगा सब, भले मैं डीसी में बता दे रहा हूं तो क्या ये सब कहां आने वाला है? एसी में हम बकायदा प्रूफ करेंगे इन सब चीजों को, आप समझ रहे हैं? तो वहां एकदम याद होना ही चाहिए आपको, एकदम सीधा सीधा पूछ देगा तुम्हारे एग्जाम में कि कैपेसिटर के केस में कौन आगे चलता है? कॉस ए करंट आगे चलता है। क्लियर है? कितना आगे चलता है? पाई बाई 2 फेज आगे चलता है, 90 डिग्री आगे चलता है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? बोलिएगा हाँ तो बढ़ जाएंगे, क्या बात है, बढ़ जाते हैं आगे। अब सुनिए, अब नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडक्टर। क्या बताइए? इंडक्टर। चलिए मैं अब आपको इसमें भी याद दिलाता हूं। अभी अभी हमने स्विच को ऑन किया, हेलो स्विच को ऑन किया, करंट कितना? अब लीजिए, करंट मैक्सिमम। स्विच ऑन करते ही करंट मैक्सिमम। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन देखा है हम लोगों ने। 100 वोल्ट 10 ओम हैं? क्या बोला था? इंडक्टर लगाने से क्या होता है? करंट धीरे धीरे बढ़ता भी है, धीरे धीरे
नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। तो स्विच ऑन किया तुमने अभी अभी, रे करंट कितना, करंट 0। हाँ बोलो, करंट। तो जब करंट 0 तो बताओ तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, तो सारा का सारा वोल्टेज अभी किधर जाएगा, इसमें जाएगा। आप समझ रहे हैं। और वैसे भी आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था स्विच ऑन करते ही भयंकर बैटरी बनता है, ये अपोज करता है, याद है। अरे 10 एम्पियर का अचानक से आना चाह रहा है, पसंद नहीं आएगा इसको, क्योंकि करंट के आने से इसके अंदर का फ्लक्स ना बदल जाएगा। तो अपोज करने के लिए बताइए, ये खुद एक बैटरी बनता है कि नहीं। और याद है मैंने कहा था ये उतना ही बड़ा बैटरी बनता है जितना ये है, याद है 100 वोल्ट। और याद है धीरे धीरे घटाए तो 100 से 90, 90 से 80, 70 ऐसा किए थे। अरे हाँ तो बोलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इसके अगर याद है इस टाइप का बना था रे, अब ये ना हुआ था। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना भी, नहीं समझ में आया। अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब हुआ एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। हाँ, अगर हम इस इंडक्टर और इस रेजिस्टर की बात करें तो आप बताइए कि बढ़ते बढ़ते करंटवा मैक्सिमम हो गया था कि नहीं। अरे 0 एम्पियर था इस समय, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, याद आ रहा है। अब बढ़ते बढ़ते 10 एम्पियर पर कांस्टेंट नहीं हो गया था। अरे बोलिए ना। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसमें जो करंट होगा वो कैसा हो जाएगा, अपना मैक्सिमम, और वो कांस्टेंट भी हो जाएगा। बोलो। और याद है तब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया था, क्योंकि जब करंट कांस्टेंट हो जाए तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड, सब याद आ रहा है। हाँ, तो इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है तो सारा का सारा वोल्टेज कौन ले जाएगा, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अभी कितना हो जाएगा, V, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज है। बोलिए। आइए हम बात करते हैं फॉर क्या, रजिस्टर्स। रजिस्टर के केस में बताइए वोल्टेज कितना है, नहीं बोल रहे हैं आप। करंट कितना है, 0 है। क्या बात है। अब बताइए, रजिस्टर ना देख रहे हैं, वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम। करंट भी कितना है, मैक्सिमम। समझ में आया। तो करंट भी है तुम्हारा मैक्सिमम। क्लियर। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें फॉर इंडक्टर, फॉर क्या, इंडक्टर, बताइए वोल्टेज लेकिन करंट, ओ माय गॉड, करंट तो इससे होके कितना जा रहा है, 0 जा, करंट 0। बताइए यहां, बताइए वोल्टेज लेकिन बाबू इससे होके करंट तो, या क्या बात है। इसका मतलब हुआ कि रजिस्टर वाला कंक्लूजन एज इट इज रहा। जा, वोल्टेज मैक्सिमम तो वोल्टेज 0 तो, यानी कुछ भी हो जाए रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होता है। करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट 0 तो वोल्टेज भी 0। लेकिन बाबू इंडक्टर के केस में बताइए तो क्या करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, जी नहीं। एक मैक्सिमम दूसरा 0, पहला 0 दूसरा। और मैंने क्या बोला तुमसे कि अगर एक मैक्सिमम और दूसरा 0 हो रहा है, समझ जाना फेज डिफरेंस कितना है, पाई/2। तो यहां भी पाई/2 का फेज डिफरेंस है, लेकिन यहां कौन आगे चल रहा है, मैंने यहां इंडक्टर के केस में मैं पूछ रहा हूं कौन आगे चल रहा है। तो स्विच तुमने ऑन किया तो पता चला तो करंट तो 0 है लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम है। तो कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है। ये याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने उधर क्या याद किया है, सी से करंट होता है, सी रहने दीजिए, सी से बहुत कुछ होता है। माने अरे सी से कैट भी तो होता है, सी फॉर कैट भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उससे बढ़िया है कि आप ऐसे याद करिए, जैसे याद करिए ना, सी से करंट, सी से कैपेसिटर, आप याद कर लीजिए। मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझको मैंने याद किया है क से करंट, क से, तो जब क से करंट, क से कैपेसिटर आपको याद हो ही गया, जब आपको याद हो ही गया कि कैपेसिटर के केस में करंट आगे रहता है, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज, दो गो है, एगो करंट है एगो वोल्टेज है। तो कैपेसिटर के केस में करंट आगे रहता है, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे रहेगा। इंडक्टर के केस में कितना आगे रहेगा, पाई/2 फेज आगे रहेगा। क्लियर है।
तो ये सारी बातें फिर से देखनी है हमको। उस समय हम यहाँ डीसी ना लगा के क्या लगाएंगे, और तब हम ऐसे महसूस ना करके डिराइव करेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इन सारे सिचुएशंस में हमने एक कंक्लूजन ये निकाल लिया कि जरूरी नहीं है कि करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ फेज का डिफरेंस हो। डिपेंड करेगा कि सर्किट में क्या लगा हुआ है। अरे बोलिए ना, कैपेसिटर लगा है, इंडक्टर लगा है, रेजिस्टर लगा है, कि तीनों लगा है, कि कोई दो लगा है? अरे बोलो। इसीलिए बच्चों यहां पर वोल्टेज कितना लिया गया है बताइए? V नॉट साइन, तो करंट लिया गया है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि हो सकता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज का डिफरेंस हो। यहां फाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे भाई, इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये फाई का ही ना है। हाँ, तब द फाई रिप्रेजेंट्स क्या? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है? अरे बोलिए हाँ। बहुत बढ़िया। तो आज के बाद से वोल्टेज तो हम यही लेंगे, शुरू से मैंने बोल रखा है, पूरे चैप्टर पर वोल्टेज हम लोग वही लेंगे, क्योंकि हमने उसी को तो पैदा किया था। लेकिन ये जो है थोड़ा नालायक निकल गया, देख रहे हो, ये बगल फाई लेके आ गए। तो करंट जो है ना, उसको अब हम लोग प्लस फाई करके लिया करेंगे। शांत हो जाइए। क्या कैसे लिया करेंगे? प्लस फाई करके लिया करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए बात करेंगे पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट। तो बच्चों हम जानते हैं कि एसी सर्किट में वोल्टेज होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट होता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बहुत बढ़िया, प्लस फाइव। बात समझ में आई? ठीक। पावर के लिए हमने याद किया हुआ है V इंटू आई। एक्चुअली पावर का तो 3 फॉर्मूला याद किया है, I स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर, बोलो V इंटू आई। तो यहाँ V आई इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको इन्हीं दोनों के बारे में पता है। तो आइए आराम से दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। V नॉट साइन ओमेगा टी को आप मल्टीप्लाई करिए किससे? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को, चलिए इसको बड़का ब्रैकेट दे दीजिए। क्लियर है? अब बताइए बाबू, I नॉट और V नॉट तो खैर दोनों कांस्टेंट है, एक साथ रखिए आप इनको, है जी? अरे हाथ तो बोलिए। हाँ, अभी क्या है कि साइन ओमेगा टी को आप मल्टीप्लाई करिए किससे? हाँ, इसको ये वाला ब्रैकेट में डाल देता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अरे ऐसा ही ना होगा? हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में जो 18 फॉर्मूले पढ़े थे उसमें एक फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना था? चलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसा और तोड़ के लिख लेते हैं। तो ये साइन ओमेगा टी तो एज इट इज रहेगा बच्चों। अरे बोलो हाँ। अब हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ए और बी समझ रहे हो ना कि क्या क्या है इस केस में? तो ऐसा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी को अंदर भेज दीजिए। तो साइन ओमेगा टी अगर अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई होके, बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ऐसा ना होगा? बोलो बच्चों। अब तुम बताओ, तुम मुझको बताओ कि ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये किसी की याद दिला रहा है? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी 1 होता है। सुनो, किसकी याद दिला रहा है? पढ़ा है हम लोगों ने, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है साइन 2a। याद आया? तो यहां साइन ए इंटू कॉस ए तो है लेकिन 2 नहीं है। तो अगर अगर 2 नहीं है तो क्या करेंगे?
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब आप बताइए 2 sin a इंटू कॉस ए को हम sin 2a लिख सकते हैं। एक काम करिए ना, जगह है तो इधर ही हटाया जाए, है कि नहीं? समझ रहे हो? इधर ही हटा दिया जाए। तो बताओ हम निकाल क्या रहे हैं? हम पावर ना निकाल रहे हैं। तो आई नॉट और वी नॉट तो ऐसा ही रहेगा, और ये है तुम्हारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कितना कॉस फाई प्लस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, और इंटू ये बच्चों तुम साइन फाई है, और नीचवा में कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और साइन आ जाएगा। बोलो ना, ऐसा आ जाएगा। मोबाइल में नहीं चलाइए, देखिए इधर क्या लिखा है। समझ रहे हो? आप लोग मजाक समझ रहे हैं। 400 रुपया अब तक मैं कमाना बोला जाएगा रे उसको। 400 रुपया अब तक मैं कॉल से लेके, ठीक है? हैं? कोई बताएगा? 50 रुपया कमीशन। कोई बताएगा कि अगर ये फोन चला रहा है, इशारा करना, ठीक है? इशारा कैसे करना है? हाँ, अब जैसे भी कर देना, इशारा तुम बगल में कर देना कि ये फोन चला रहा है, और ये कमीशन ऐसा पब्लिकली नहीं मिलेगा आपको, आराम से उधर। ठीक है, ठीक है। चलो इधर देखो। अच्छा, वो नीचे मैं लिख दूंगा, बताने वाले को 50 रुपया कमीशन मिलेगा। हाँ, ये बकवास मत करिए, इधर सुनिए। ये जो हमने पावर निकाला, पता है ये कैसा पावर है? इंस्टेंटेनियस पावर है। का मतलब हुआ किसी टी टाइम का पावर है। अरे बोलो ना जल्दी, किसी टी टाइम पे कितना पावर? तो बाबू हमको किसी टी टाइम के पावर से कोई मतलब, क्योंकि करंट और वोल्टेज इतनी तेजी से बदल रहा होता है ना कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम महत्व, तो फिर हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। अरे बोलिए, यानी हम निकालने वाले हैं बच्चों इनका एवरेज। आइए अब नए पेज पर हम लोग चल ही लेते हैं। तो बताओ P बराबर क्या था? आई नॉट वी नॉट था। हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव और डिवाइडेड बाय 2, यही था। तो अगर तुमको एवरेज पावर चाहिए, यानी कि तुमको इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। हाँ तो बोलिए, अब अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो आई नॉट वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालें। अरे ये पढ़ा है ना हम लोगों ने कि कांस्टेंट चीजें एवरेज साइन के बाहर आ जाती हैं। तो आप इनको अगर बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा, इसी में हटा देता हूं मैं, ये हो जाएगा आई नॉट वी नॉट, और एवरेज उतना ही करना होगा। अब सुनो, जैसे एवरेज निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? इंटीग्रेशन ही ना करते हैं, और इंटीग्रेशन तो अलग अलग टर्म्स का अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए जो एवरेज साइन है आप इसको अलग दे दीजिए, इसको अलग दे दीजिए। नहीं समझ में आया? तो बाबू अब इन दोनों को एवरेज अलग दो, वो भी मैं इसी में हटा दूं। आगे आप चाहते हैं कि अगले लाइन में लिखो? अगले लाइन में आप लिखवाना चाहते हैं मुझसे, ठीक है। आपको मेरी उम्र का भी ख्याल नहीं है, बताइए। आई नॉट वी नॉट तो रहेगा ही। क्या हुआ है? हाँ ये देखो, ये अब इसको तुम अलग दे दो, साइन स्क्वायर क्या ओमेगा टी टू कॉस फाइव प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू क्या साइन फाइव और डिवाइडेड बाई कितना 2। अब ऐसा हो गया। अब हम ये बात जानते हैं कि फाई कांस्टेंट है। अरे फाई क्या है? कांस्टेंट है। ये जो फाई है वो कांस्टेंट ना है, तो जाहिर सी बात है कॉस फाइव भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट चीजें एवरेज साइन के बाहर निकल आती हैं। अरे बोलिए, हाँ बोलिए ना, बहुत बढ़िया। कौन तो अगर उसको भी बाहर निकाला जाए तो अंदरवा में खाली क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, और ये हो गया आपका कॉस फाइव प्लस, अब इसमें साइन 5/2 कांस्टेंट है, तो बच्चों साइन 5/2 को तो बाहर निकाल लीजिए, अंदर में बस साइन 2 ओमेगा टी बच जाएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। अब लीजिए, अब लीजिए सब, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ हादसा हुआ है क्या? मतलब बहुत खोए खोए से लग रहे हो आजकल, हैं?
ऐसा हुआ है? कोई धोखा वोखा दिया है? नहीं मतलब दोस्त दोस्त होता नहीं है सब, दोस्त धोखा नहीं दे देता है कभी कभी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखो धोखा का नाम बता रहे हो क्या? चलो ये उधर ठीक है। अब वो छोड़ो, अब तो रहने दो, इधर ठीक है। इधर देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि अच्छा, इस पर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं क्या? अच्छा, किसी दिन बहुत फुर्सत में, अभी समय नहीं, क्या बात करते हो? देखो जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है ये। भले सर 12 बजा दीजिए, लेकिन हम लोग बातचीत करेंगे इस पर। अभी देखो ना, बीच में लटकाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 इसकी जगह पे तो 1/2 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका I0 V0 ना, और ये 1/2 का cos फाई। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे cos φ/2 लिख दूं? अब तुम बताओ साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, और जाहिर सी बात हम फुल साइकिल की ही बात करेंगे। सबसे पहला एवरेज इसी का देखा था हमने, कितना? 0 होता है। तो साइन 2 ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगर 3 ओमेगा टी भी रहे, 4 ओमेगा, उस सब का कितना आएगा तुम करके देख लेना बाबू। 0, हाथी घोड़ा सब 0 आएगा। क्लियर है? तो अगर ये 0, ये तो पूरा टर्म ही ना 0 हो गया, तो कहानी खत्म हो गया इस पूरे टर्म का, यानी आंसर बस इतना ही तक रहेगा। आप समझ रहे हैं? अब सुनिए, अब थोड़ा सा इसमें और हम लोग फेर बदल ये करेंगे कि हम लोग 2 को बांटेंगे, √2 इंटू √2। अब एक √2 इसके नीचे लटका देंगे, एक इसके नीचे, I0/√2, और ये हो जाएगा V0/√2, और ये हो जाएगा cos फाई। नहीं समझ में आया? कौन बताएगा ये I0/√2 किसकी याद दिला रहा है? बहुत बढ़िया। I/RMS, V0/√2 V/RMS, cos फाई तो cos फाई है। तो एवरेज पावर का एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, ये अब आपको एकदम याद रखना होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से है ये। एवरेज पावर बताइए कितना होता है? I/RMS इंटू V/RMS इंटू cos फाई। सुन भी रहे हो? हाँ, इस cos फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर कहा जाता है। किसको बताओ? cos फाई। cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, क्या हो अगर फाई π/2 हो जाए, चाहे -π/2 हो जाए। देखिए एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कैपेसिटर के केस में करंट π/2 फेज आगे रहता है, तो वहां फाई की वैल्यू होगी +π/2। नहीं समझे? लेकिन इंडक्टर के केस में करंट π/2 फेज पीछे रहता है, अभी ना बता रहा था मैं, तो वहां फाई की वैल्यू हो जाएगी π/2 फेज पीछे है, मतलब -π/2। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। हम ये बात जानते हैं कि cos -θ जो होता है ना, वो cos ही थे। तो तुम cos π/2 बोलो, चाहे cos -π/2 बोलो, बात बराबर ही होगा। और इन दोनों केस में आप cos π/2 कहिए, चाहे आप cos -π, दोनों केस में आंसर कितना है? cos 90 डिग्री 0 होता है ना। तो अगर पावर फैक्टर ही 0 है, तो एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला होता है? I/RMS इंटू V/RMS इंटू cos फाई होता है। जब यही चीज 0 है, तो पूरा का पूरा पावर भी 0 नहीं होगा। ये कुछ समझ में आया? कोई पावर लॉस नहीं होगा। और ये बात हम प्रैक्टिकली जानते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये किसके केस में आता है? कैपेसिटर के केस में। और ये कैपेसिटर और इंडक्टर पावर का लॉस, वो लोग एनर्जी को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है, और इंडक्टर
इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है। ये बात समझ में आई? मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है, तो पावर का लॉस वहां नहीं होता है। लेकिन अगर फाई जीरो हो जाए, अच्छा बताओ फेज डिफरेंस जीरो किसके केस में होता है? फेज डिफरेंस जीरो का मतलब हुआ कोई फेज का डिफरेंस नहीं, सेम फेज किसके केस में होता है? रेजिस्टर के केस में होता है। तो उस केस में अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो आई आर एम एस इंटू वी आर, कॉस जीरो ना, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी? इसका मतलब हुआ ये हो गया आपका आई आर एम एस इंटू क्या? वी आर एम एस। और आप जानते हैं ना कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू 1, कॉस की सबसे मैक्सिमम पावर लॉस कौन कराएगा? वो कराएगा जिसके केस में फाई जीरो है, रेजिस्टर कराएगा। रेजिस्टर पावर का लॉस करा देता है कि नहीं? अरे हीट के रूप में वो पावर का लॉस करा देता है कि नहीं? तो ऐसे भी ये समझ में आ रहा है, बोलो ना। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मैक्सिमम पावर लॉस भी है। क्लियर है? अगला है पावर फैक्टर। क्या है? पावर फैक्टर है, ठीक है। तो बाबू पावर फैक्टर तो हम जानते हैं कॉस फाई को कहा जाता है, लेकिन डिफाइन करना चाहोगे तो इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू दी मैक्सिमम एवरेज पावर। एवरेज पावर टू दी, तो बाबू एवरेज पावर क्या होता है? आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब मैक्सिमम एवरेज पावर क्या होता है? हाँ यही ना होता है, अरे यही ना मैक्सिमम पावर। तो ये होता है कट के कॉस फाई नहीं आ गया, इसी को ना पावर फैक्टर कहा जाता है। तो पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू दी मैक्सिमम एवरेज पावर। बढ़िया है। अब थोड़ा एकदम बताते जाइए तो खटा खटा क्या क्या आंसर आपका आ रहा है। एक ऐसी सर्किट दिया है जिसमें करंट कितना दिया है? करंट कितना दिया है हमारा? 5 कॉस। अब बाबू वोल्टेज कितना दिया है? 200 साइन ओमेगा टी। तुमसे बोल रहा है पावर लॉस कितना होगा? पावर लॉस जीरो। पावर लॉस जीरो। अच्छा तो कौन सा पावर पूछ रहा हूं? कुछ ना दिया रहे तो एवरेज पावर ही निकाले। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं आई आर एम एस इंटू और इंटू कॉस फाइन। अरे बच्चों आई आर एम एस का मतलब हुआ 5/√2, वी आर एम एस का मतलब हुआ 200/√2। अरे यही तो है आई नॉट और वी नॉट, तो इतना तो हो जाए। फाई का मतलब हुआ करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस। अरे बोलो तो बताओ ना, इसका फेज और इसका फेज सेम ही ना है? अरे दोनों सेम फेज में ही ना है, तो फेज डिफरेंस कितना? जीरो। तो लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ हो गया, -1 मिल गया है। सुनो, फेज को तभी कंपेयर कर पाओगे जब ये क्या है और ये साइन है तो ये भी साइन रहे, अरे तब ना कंपेयर कर पाएंगे। ये साइन है ये कॉस है, कैसे फेज कंपेयर कर लेंगे? तो पहले उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे साइन में। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो है, तेरी रुक जाओ गलत बोल रहा हूं मैं, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो एक्चुअली साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस होता है और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। कैसे बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 डिग्री पे चेंज हो जाता है। याद है 90 डिग्री पे चेंज नहीं हो जाता था, साइन बदल के कॉस में। यानी कॉस थीटा को हम चाहें तो साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। बाबू कॉस थीटा को चाहें तो साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा का मतलब तो ओमेगा टी है, 90 का मतलब π/2। अब हम एलिजिबल हैं दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देखने के लिए। तो बताइए ये भी साइन एलिजिबल तो है ना? ये ओमेगा टी प्लस π/2, तो क्या है यहाँ फाई? क्या है यहाँ फाई? हम लोग बोलेंगे कि सेंस फाई बराबर कितना? π/2। अब एक बार ये π/2 का मतलब 90 डिग्री हो गया तो cos 90 कितना होता है? और जब ये जीरो हो गया भाड़ में गया आई आर एम एस और वी आर एम एस। जब यही जीरो तो सब जीरो नहीं, तो बाबू मेरे पावर हो जाएगा आपका कितना? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुराने जमाने का ही क्वेश्चन हो सकता है। जब इतना मेहनत तुमसे करा लिया ना
2012, 13, 11, 10 ये सब जो था बिहार बोर्ड ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता था। क्या बाबू? 16 से खराब। और 18 में नहीं 18 में ज़्यादा गलती कर बैठा, तो 19 से तो समझ लीजिए कि चलिए ये समझ में आया क्या आपको? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और वैसे भी क्या है ना बाबू कि साइन और कॉस देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए, एक जीरो तो दूसरा उस समय मैक्सिमम होता है। जा जा जा, एगो साइन एगो कॉस है, तो एक जीरो तो दूसरा उस समय मैक्सिमम नहीं होता है। तो वैसे ही समझ में आना चाहिए कि फेज डिफरेंस कितने का आएगा, π/2 का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए जल्दी बताइए। अरे अब तक आंसर आ जाना चाहिए यार, लास्ट तक तुमसे पावर ना पूछ रहा है। क्या होगा? जीरो। क्यों बाबू? क्योंकि ये है साइन ओमेगा टी, आई है ओमेगा टी, यानी कहीं ना कहीं -π/2 आ गया कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एवरेज पावर लिख रहे हैं तो IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस -π/2 का भी मतलब cos π/2 ही हुआ है। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। नहीं समझ में आया? तो ये जो है आप इसको क्या कर दीजिए, जीरो। आंसर एक बार फिर से कितना? जीरो हो जाएगा, पावर जीरो। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, बहुत भयानक क्वेश्चन है ये। एकदम बिहार बोर्ड नासा से मंगवाया था इसको। क्या पूछ रहा है? बोल रहा है पावर फैक्टर क्या होता है। अरे तो कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। नहीं समझ में आया? चलो ये बताओ। हाँ, आई बराबर समथिंग दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, पीक वैल्यू पूछ रहा है, एंड आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। ये तो मतलब ये तो पहले ही हमको देख लेना चाहिए था। पीक वैल्यू कितना है करंट का? कहने का मतलब है कि आई बराबर आप क्या लिखिएगा, 20 साइन 200 पाई टी आप लिखिएगा, 200 पाई टी लिखिएगा। हाँ बोलिएगा। अब इसको आप कंपेयर करिए ना, आई बराबर कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी या प्लस। सुनो बच्चों, करंट आएगा कभी भी हम प्लस फाइव जरूर लगाएंगे, वोल्टेज में नहीं लगाएंगे लेकिन इसमें लगा लेंगे। कंपेयर करिए, आई नॉट कितना बताइए जल्दी, 20 एम्पियर। नहीं समझ में आया? अब बताइए साइन ब्रैकेट ओमेगा, एक मिनट रुकिए, टी तो ओमेगा की जगह कौन आया? तो ओमेगा की जगह कहीं ना कहीं 200 पाई आया। और बताओ, ये चीज मैंने तुमको बताया था कि ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई न्यू। अब लो, 2 पाई न्यू देखा था? अरे ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी होता है, और 1/t का मतलब न्यू ही ना होता है, 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है। तो हम इस ओमेगा की जगह पे रखेंगे 2 पाई न्यू, और ये हो जाएगा 200 पाई, और पाई से पाई कट गया, 2 से 100, न्यू 100। फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। तो क्या क्या निकाल लिया हमने? फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू कितना होता है? आरएमएस वैल्यू होता है, हाँ ठीक है, आई नॉट बाई √2। आई नॉट आया है 20 एम्पियर, √2। रेशनलाइज करेंगे हम लोग, कभी भी रूट नीचे नहीं रखते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये 2 बन के काट के 10 बना देगा, और आंसर विल बी 10√2 एम्पियर। नहीं समझे? ठीक है, बिहार बोर्ड आपको 3 नंबर दे, 2 नंबर का 2 नंबर दे देगा। नहीं दे देगा? कैसे नंबर देगा ये? 3 गो चीज पूछ के 2 गो नंबर दे रहा है। 0.66 देगा क्या ये? मान लो कोई 2 तुमने निकाल के तीसरा गलत कर दिया तो कैसे नंबर बांटेगा वो? 2 नंबर दे देगा? जैसे भी हो, खा जाए। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लड़की, छुट्टी कीजिए। अभी तुम लोगों ने बोला था सर 12 बजा दीजिए, और अभी तुम लोग छुट्टी मांग रहे हो। सुनो, एपरेंट एवरेज पावर, अरे सुन तो लो। एगो बोल रहा है एपरेंट एवरेज पावर, तो बाबू लिख लो कहीं, एपरेंट एवरेज पावर का मतलब होता है VRMS इंटू IRMS, उसी को बोला जाता है एपरेंट एवरेज पावर। ट्रू एवरेज पावर का मतलब जो हमने पढ़ा ना, अरे अभी हमने पढ़ा
आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, तो वो है ट्रू एवरेज पावर। खाली आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस करोगे ना तो वो हो गया एपरेंट एवरेज पावर। बोलो, हाँ, मैक्सिमम एवरेज पावर ही एपरेंट एवरेज पावर है। लिख लिया, बताओ कौन सा आंसर होगा। तो ट्रू एवरेज पावर का मतलब क्या हुआ, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई ना जी। एपरेंट एवरेज पावर का मतलब वी आर एम एस कॉट के कॉस फाई, नहीं आ गया पावर फैक्टर। कौन सा आंसर सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है, चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तो हम पढ़ेंगे फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है बच्चों।